नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा होने और अमेरिकी सेना के वहां से निकलने के बाद सबकी नजर काबुल पर है कि आगे क्या। खबरें हैं कि कल जुमा की नमाज के बाद अफगानिस्तान की नई सरकार की रूपरेखा सामने आ सकती है। तालिबान के अधिकारी हैबतुल्ला मुत्तकी के मुताबिक एक समारोह की तैयारी भी राष्ट्रपति के महल में चल रही है। अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नई सरकार की रूपरेखा तैयार है। सूत्रों का कहना यह है कि सुप्रीम लीडर जो तालिबान के हैं हैबतुल्ला अखुंजादा, इस सरकार के वो आध्यात्मिक प्रमुख होंगे और उनके नीचे होंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। बेशक इस सरकार में हामिद करजई और अब्दुल्ला की भूमिका क्या होगी ये साफ नहीं है। दरअसल ये ईरान की तर्ज पर बन रही सरकार है जिसमें कि आध्यात्मिक, धार्मिक प्रमुख राजनीतिक प्रमुख से बड़ा होता है। तालिबान पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव आ चुका है। कई देश तालिबान को एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन भारत की चिंताएं बनी हुई हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान को आतंक का एक अड्डा बनने से रोकने की कवायद जारी है। अपनी चिंताओं को तालिबान को भी बताया है भारत ने, और तालिबान का दावा है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन क्या ये काफी है? तालिबान के अलावा अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन सहित कई आतंकी समूहों का रिश्ता अब भी अफगानिस्तान से है। वहां कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। जैश का मसूद अजहर भी हेलमंड प्रांत में बताया जाता है और लश्कर के कई आतंकी कुन्नार में हैं। इस बीच अल-कायदा अपने बधाई संदेश में कश्मीर का राग छेड़ चुका है, लेकिन इसमें एक और पेच शामिल है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की राय है कि इस बयान में आईएसआई के इशारे पर कश्मीर का जिक्र डाला गया है। सूत्र ध्यान दिला रहे हैं कि इसीलिए इसमें चेचन्या और चीन के जिंजियांग जैसी जगहों के नाम नहीं हैं। ये भी कि एमन अल जवाहिरी पर पाकिस्तान का नियंत्रण पुराना रहा है और हैबतुल्ला अखुंजादा भी आईएसआई के संरक्षण में रहा है। और अब बिल्कुल ताजा खबर यह है कि बीबीसी से तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का उन्हें हक है। इसलिए आज खबरों की खबर में यह सवाल है कि क्या तालिबान के पाकिस्तान के हाथों में खेलने का खतरा जो है वो बना हुआ है। और इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि एनडीटीवी कू का जो सवाल है वो आज हमने क्या सवाल पूछा है अपने दर्शकों से। हमारा सवाल ये है कि क्या तालिबान के पाकिस्तान के हाथों में खेलने का खतरा है। इस पर क्या राय है लोगों की, हम आगे बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा के लिए मौजूद हैं एम्बेसडर अमर सिन्हा, अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, और मेजर जनरल संजय मेस्टन, पूर्व डिफेंस अटैचे अफगानिस्तान। एम्बेसडर सिन्हा, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहती हूं कि अब लगभग ये सामने आ गया है कि नई सरकार की रूपरेखा जल्दी ही सामने आ जाएगी, शायद कल ही सामने आएगी। हम जानते हैं कि जो 1996 से 2001 तक तालिबान ने वहां शासन किया तो किस तरह से शरिया लागू था, और इस दफा ये कहा जा रहा है कि वो शायद कुछ बदले हुए हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने ये साफ किया है कि तभी उनको पूरी तरह से रिकग्निशन मिलेगी या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके बाद मिल सकती है जब उनकी किस तरह का वो सरकार में आने के बाद काम करते हैं उसे देखकर। तो क्या आपको लगता है, आप वहां रहे हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था कि तालिबान भी अफगान लोगों का हिस्सा ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उनकी फंक्शनिंग, उनके काम करने के ढंग में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अपनी बेसिक आइडियोलॉजी में उनकी जरा भी बदल नहीं आएगी। अगर वो बदल जाएगा तो वो तालिबान नहीं रहेगा। नो, ये रिलीजन और फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका प्रूफ है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, या तो अलकायदा है, जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हक्कानी नेटवर्क तो अब तो उनके साथ ही हो गए हैं, बट और जो सेंट्रल एशिया के हैं, ये सारे उनके साथ मिले जुले हैं और सब ने अपना अपना सपोर्ट और समर्थन, और उसको कहते हैं बयात कहते हैं पश्तो में, प्लेज एलिजियंस प्लेज कर दिया है अमीरुल मोमिनीन को। तो अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अफगानिस्तान के
राष्ट्रपति या चीफ नहीं बनेंगे, वो सारे उम्मा के हेड हैं, ऐसा इनका विश्वास है और ये है आइडियोलॉजी। तो ये तो बदलेगी नहीं। उनका नैरेटिव जरूर बदला है। वो 20 सालों में उन्होंने ये देखा है कि वो अकेले सरकार चला नहीं पाएंगे, तो कितना इंक्लूसिव होगा इसमें भी मुझे शक है, क्योंकि अभी तक जो हो रही है सरकार बनने में, वो तालिबान के डिफरेंट फैक्शंस को ही इंक्लूड करने की झंझट में फंसे हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो भी शायद इस सरकार का हिस्सा होंगे, लेकिन हक्कानी नेटवर्क जो कि काबुल पर एक तरह से कब्जा करता है और मुल्ला याकूब जो कंदहार में मजबूत हैं, इनके बीच में भी कुछ टकराव है और ये फिक्र है कि अंदर अंदर भी इनमें टकराव चल रहा है। प्रो अफगान फैक्शन है, प्रो पाकिस्तान फैक्शन है जो हक्कानीज का। जी, कुछ तो अफगानों के हैं जो अफगान के पश्तून थे, जो कंधार से थे, हेलमंड से थे, और कुछ जो पूर्वी अफगानिस्तान से, जहां से हक्कानी नेटवर्क है। और हक्कानी नेटवर्क जो है अभी से नहीं, सालों से उनका जो संबंध रहा है हर तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के संग। वो बीच बचाव भी करते हैं ISI के बीच में और दूसरे ग्रुप्स के बीच में, तो मिडलमैन है। लेकिन पाकिस्तान, मुझे शक ये है कि वो चाहता है कि हक्कानी को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल्स मिले, स्पेशली सिक्योरिटी सेक्टर में। जैसे काबुल तो ऑलरेडी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, बट जो मंत्रालय भी बनेंगे उसमें भी वो ऐसे मंत्रालय लेना चाहेंगे जिसमें कि पावर, इफेक्टिव पावर उनके पास हो। जी हाँ। और वो डिफिकल्टीज तो हैं। मुल्ला याकूब अपने फादर के कारण सोचते हैं कि उनका कोई डायनेस्टिक राइट है। मुल्ला बरादर फाउंडर थे और उनके बहनोई भी शायद लगते हैं मुल्ला उमर के, तो वो और सबसे रेस्पेक्टेड लीडर हैं, समझिए वो तालिबान में अभी। जी। लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। जी, अब ये कल हो सकता है, अब कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में भी सामने आ सकती है सरकार की क्या शक्ल होगी। वहां पर शायद ईरान के तर्ज पे एक सरकार बने जिसमें एक आध्यात्मिक नेता होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर होते हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन। ऐसे में सवाल ये भी है कि जो नॉर्दर्न अलायंस है और पंजशीर में जिस तरह का रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, जो लड़ाई हो रही है वहां पे तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि तालिबान के काफी लड़ाके मारे भी गए हैं और यहां पर ये टकराव है, तो क्या लगता है यहां पर इसका क्या होना है? एक तरफ सरकार बन रही है, एक तरफ ये रेजिस्टेंस भी यहां पे चल रहा है, जहां पे मौजूद है अमरुल्लाह सालेह भी और अहमद मसूद भी। नगमा, देखिए, जहां तक पंजशीर का सवाल है, काफी रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं कि तालिबान ने उसको सराउंड कर लिया है और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कैप्चर कर रहा है पंजशीर वैली, तो वो सराउंड तो करेगी। अब सवाल उठता है लड़ाई आगे बढ़ेगी कैसे। पहली बात, अगर आपने देखा कई दिनों से ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है तालिबान के द्वारा कि वो चाह रहे हैं कि वो लोग कोई वाया मीडिया ढूंढ के और कुछ इसका सोल्यूशन निकालें। और उसमें आपको ये भी पता है कि अहमद मसूद ने काफी वहां पर डिमांड्स रखी हैं। एक तो उन्होंने ऑटोनॉमी तक के लिए रखी है और जितने इनके पास हथियार है और गोला बारूद है वो बोलते हैं वो हमारे साथ ही रहेगा। और तीसरा है गवर्नेंस में उनको काफी सीटें चाहिए, सीधी बात ये है। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है, मेरे को जहां तक लगता है, देखिए वो टेरेन ऐसी है क्योंकि नीचे जो वैली है वहां पर काफी बिल्टअप एरिया है, घर बहुत ज्यादा है और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर भी वहां घर वर काफी बने हुए हैं और पेड़ काफी हैं। अगर तालिबान ने वहां पर घेर भी लिया वो पहाड़ों पे, उनको नीचे आना है। पंजशीर वैली के लिए एंट्री पॉइंट एक ही है जो साउथ से है, उसको वो हर हालत में पंजशीर के वो जो वहां के लोग हैं और जो उनके सोल्जर्स हैं डिफेंड करेंगे। तो तालिबान हैवी वेपन इक्विपमेंट वगैरह लाना उसके लिए काफी दिक्कत है। तो यहाँ पर जो होगी वो तकरीबन छोटी सी फाइटिंग होगी, जिसको मैं बोलूंगा हैंड टू हैंड फाइटिंग, और वो काफी दिन चलेगी क्योंकि देखिए टेरेन का एडवांटेज, जमीन का एडवांटेज है इनको, ये फ्रंट को, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, क्योंकि वो वहां रहते हैं, उनको सब कुछ पता है और तालिबान को वहां कुछ नहीं पता है, तो वो ज्यादा वहां कैजुअल्टीज खाएंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी मसला रहेगी। ये जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी काफी बाधाएं डालेगी। और जैसे एम्बेसडर सिन्हा ने भी बोला है, बिल्कुल सही, कि इनकी तो आपस में इतने बड़े बड़े फैक्शंस रहेंगे कि ये गवर्नमेंट फंक्शनिंग इनकी, मेरे को तो डाउट ही है।
ये तो इतने कि किस तरह से ये चलेगी। बिल्कुल, इस पे काफी अभी संशय है कि कैसे वो चला पाएंगे, बल्कि एयरपोर्ट तक के संचालन में भी मुश्किलें आ रही हैं और उन्होंने टर्की की मदद मांगी इसके संचालन के लिए। हमारे कू के जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है जो आपसे पूछना चाहते हैं मेजर जनरल मेस्टन। सवाल जो है वो जगबंधु महंत का है, क्योंकि वो उन्होंने पूछा है कि आपको नहीं लगता है कि अगर जैसे पाकिस्तान अगर तालिबान को ऐसा समर्थन दे रहा है तो ऐसा करके पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खो देगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐमन अल जवाहिरी की भी बात है, जिन्होंने अलकायदा के मुखिया, जिन्होंने अपनी एलिजेंस जो है, अपनी श्रद्धा जो है वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ दिखाई है पहले भी, और हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप है वो यहाँ पे सरकार में शामिल हो रहा है। तो ये साफ है कि किस तरह पाकिस्तान यहाँ इन्वॉल्व है। तो ऐसा करके पाकिस्तान की क्या कब्र खुद ही वो खोद रहा है? ये जो सवाल बहुत दुरुस्त सवाल है और मैं इनकी थिंकिंग से टोटली सहमत हूँ। कारण ये है, मैं आपको थोड़ा 2013 में ले चलता हूँ, जब एम्बेसडर सिन्हा और मैं वहीं पर थे। तो मैं मुल्ला उमर के क्लास फेलो से मिला था और उन्होंने मेरे को बताया था कि पाकिस्तान उस समय मुल्ला उमर को 2013 में जो क्वेटा में हाइडिंग में थे वो उनको मारना चाहते हैं। तो मैंने पूछा क्यों, वो तो नहीं गए हैं। उनका बोलना था कि वो बहुत अभी मॉडरेट हो गए और उनकी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं है और हेलमंद और कंधार के इलाके में वो काफी अभी उनका होल्ड कम हो रहा है। तो उस समय उनका प्लान था उनको मार के और जलालुद्दीन हक्कानी, उस समय जो चीफ था हक्कानी का, अभी तो खैर नहीं है, उसको रिप्लेस करने का। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एम्बेसडर सिन्हा ने भी बताया, जो हक्कानी ग्रुप है इसको ये एक सबसे बड़ा वो रिटेन करेंगे ये प्रेशर टैक्टिक्स के लिए। और जहां पर भी देखिए, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तालिबान ने कि हम ड्यूरेंट लाइन में जो फेंसिंग बनी है उसके खिलाफ हैं और जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हमारी पॉलिसी ड्यूरेंट लाइन में क्या होगी। और हम सबको पता उनकी पॉलिसी होगी, वो ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर तालिबान जब स्टेटमेंट देगा तो हक्कानी, और हक्कानी के साथ मैं बोलता हूँ ISK, ये जितने भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स होंगे, जो डिसइल्यूजन्ड एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों हक्कानी से और इनसे वो सारे ISK में जाएंगे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है, जितने पश्तून्स हैं ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ में उनको डिवाइड करके इतने ग्रुप्स क्रिएट करके आपस में यूज करना, जिससे आपस में लड़ते मरते रहें। और इनकी स्ट्रेटेजी। सवाल आपसे, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, माफ कीजिएगा मेजर जनरल मेस्टन, ये कि अभी इसमें अब्दुल्ला और हामिद करजाई के रोल के बारे में साफ नहीं है। कहा जा रहा है ईरान मॉडल पे एक सरकार सामने आ सकती है, एक सुप्रीम लीडर और एक पॉलिटिकल लीडर। तो और हक्कानी ग्रुप के वहां लोग दिख रहे हैं कि कहां फिट हो रहे हैं। अब्दुल्ला और हामिद करजाई का आपको क्या लगता है कि आगे होने वाला है? देखिए, एक तो मुझे काफी गर्व है कि ये लोग हिंदुस्तान के दोस्त हैं, काफी बड़े सीनियर अफगान नेता हैं। दूसरा कि लोग ने बहुत बहादुरी दिखाई है, पर्सनल रिस्क पे वहां रहे हैं, क्योंकि अपने देश के कारण को चाहते हैं कि वहां शांति हो। अब उनकी कितनी बात मानेंगे तालिबान? अभी तो जीत का उन्माद है उन पर, और आपस में खुद बैर है और लड़ाई है, तो कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। बट एक मैं सुन रहा हूं कि एक लीडरशिप काउंसिल बनेगी जो कि सुप्रीम लीडर के नीचे, उसमें 11 से 70 लोगों की बात हो रही है बनने की, तो उसमें शायद रखें। बट देखिए, ये काउंसिल वगैरह तो है, पेपर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सुप्रीम लीडर है वही सब कुछ डिसाइड करता है। और ईरान में भी वही होता है अल्टीमेटली कि राष्ट्रपति के लिए खड़ा कौन हो वो भी सुप्रीम लीडर ही डिसाइड करता है। तो जैसे अगर कंसोलिडेट करेंगे पावर तो इट विल बिकम अ वन मैन शो, और बाकी मंत्रालय को थोड़ा बहुत अधिकार मिलेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी मिली जुली कोalition सरकार जो हम सोचते हैं जो पॉलिटिकल टर्म्स में, उस तरह की कोई सरकार बनेगी। यहाँ अमीरुल मोमिनीन है जिनको कि डिवाइन राइट है, तो इसलिए उनका ओहदा कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता है और वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, वेदर रिलीजियस मैटर हो या टेम्पोरल मैटर। जी, तो वो अमीरुल मोमिनीन जो है उन्हीं के चलेगा। ये जो काउंसिल बनने वाली है वो वैसा नहीं कि जैसा आप कह रहे हैं कि थ्योरी में शायद होगी, पर कितना वो काम कर पाएगी और कैसे, और दूसरे की जो टकराव है आपस में अभी वो भी सामने आएंगे कुछ दिन में। एम्बेसडर सिन्हा, मेजर जनरल संजय मेस्टन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। अफगानिस्तान पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि क्या होना है वहां पर आगे और किस तरह से सरकारें बनेंगी, और उन आतंकी गुटों का क्या जो वहां पे पनप सकते हैं इसके बावजूद, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खबरों की खबर में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं।
और हमने कू ऐप पर दर्शकों की राय मांगी थी कि क्या तालिबान के पाकिस्तान के हाथों में खेलने का खतरा है। जो दर्शकों के जवाब आए हैं उसमें हाँ कहते हैं 81% लोग यानी 81% और नहीं कहने वाले लोग हैं 19% यानी सिर्फ 19% लोग मानते हैं कि तालिबान के पाकिस्तान के हाथों में खेलने का खतरा नहीं है। तो खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही।